नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, जो अभी हाल ही में नेपाल में घटनाक्रम चला है, जेन ज़ी की बगावत, सो कॉल्ड जेन ज़ी की बगावत। जेन ज़ी की बगावत सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करने को लेकर। लेकिन क्या असल में ये बगावत सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करने को लेकर थी? क्या वहाँ की बगावत के पीछे सोशल मीडिया था? बिल्कुल नहीं। ये बगावत थी एक सोची समझी साजिश, यानी कि किसी देश में या किसी देश के लोगों में अगर किसी बात पर थोड़ा सा गुस्सा है अपनी सरकार के प्रति, तो उस गुस्से को धीरे धीरे करके फ्यूल करते रहने की। फ्यूल किया किसने किया? चाइना ने? नहीं, क्योंकि नेपाल तो खुद चाइना की गोद में बैठा हुआ था। जो वहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली, वो चाइना की गोद में ही थे। वो वही करते थे जो चाइना को अच्छा लगता था या जिसमें चाइना खुश होता था। फिर ये काम किसने किया? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर किसने? लेकिन मैं आज आपको एक कड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये भारत के अड़ोस पड़ोस में, इंक्लूडिंग भारत में भी कब कब और कैसे कैसे ये सब हो चुका है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई भारत के अड़ोस पड़ोस में, पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और इमरान खान के जो रिलेशन थे वो अमेरिका से भी ठीक थे, रशिया भी वो विज़िट करके आए थे और चाइना से भी ठीक थे। वो इंडिया के पच्चीनों पर चलने की कोशिश कर रहे थे अपनी आत्मनिर्भर विदेश पॉलिसी को लेकर, लेकिन वो इस पॉलिसी पे भारत की तरह चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से चाइना की गोद में थे। पूरी तरीके से नहीं तो मेजॉरिटी के रूप में थोड़ा बहुत अमेरिका को भी सपोर्ट करते थे, और अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में वहाँ की एयरफोर्स के जो एयर बेसिस हैं उनको अमेरिका यूज़ कर सके अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ या सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ या भारत के ख़िलाफ़। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अमेरिका के लिए, जहाँ से वो एक जगह बैठ के अपने चारों तरफ देख सकता है। लेकिन इमरान खान ने अपनी ही एक रैली में कहा कि मेरे को हटाने की कोशिशें इसलिए चल रही हैं क्योंकि अमेरिका चाहता था कि अमेरिका को पाकिस्तान में एयर बेस दे दिए जाए, जिसके लिए मैंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. अब इमरान खान का ये जो सेंटेंस है एब्सोल्युटली नॉट, इस एब्सोल्युटली नॉट काफ़ी वायरल हुआ और इसी सेंटेंस ने या इसी वर्ड ने इमरान खान की सरकार गिरा दी। अब वहाँ पर जो अपोजिशन थी उनको फंडिंग की गई और उनको कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, और इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसमें उनकी सरकार चली गई। न केवल सरकार चली गई, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के बदले में ये उनको जो परिणाम मिला या गिफ्ट मिला वो था जेल। तब से लेकर आज तक 2021-22 से लेकर आज तक वो 3 साल हो गए जेल में ही हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि वहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटी अमेरिका बोलने पर
उनकी सरकार भी चली गई, उन्हें प्रधानमंत्री पोस्ट से भी हटा दिया गया और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। सेकंड सिचुएशन क्रिएट की गई श्रीलंका में। श्रीलंका जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत अपने बंदरगाह एयरपोर्ट चाइना को लीज पर दे रहा था। अमेरिका और भारत दोनों को ये पसंद नहीं था कि चाइना इतने करीब भारत के आए, और अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि चाइना इंडियन ओशन में आ जाए। तो इसलिए वहाँ पर भी एक बगावत हुई श्रीलंका में। हालांकि उस बगावत के पीछे दूसरे रीज़न थे, लेकिन कुल मिला के जो स्टोरी थी वो ये थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भी अपनी जान बचा के भागना पड़ा और उनकी सत्ता वहाँ से चली गई, प्रधानमंत्री पद उनसे छिन गया। वहाँ पर भी जेनजी का आंदोलन हुआ था और पाकिस्तान में अलग तरीके से सत्ता गिराई गई थी। सेकंड नंबर श्रीलंका में सत्ता गिरा दी गई और उसके बाद बारी आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी और शेख हसीना से अमेरिकन गवर्नमेंट मांग रही थी सेंट मार्टिन आइलैंड। जी हाँ, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड चाहती थी अमेरिकन गवर्नमेंट अपने बेस बनाने के लिए, जिसके लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। और शेख हसीना ने भी, मज़ेदार बात यह है कि इमरान खान की तरह शेख हसीना ने भी अपनी पद छोड़ने से पहले या वहाँ दंगा फसाद होने से पहले ही एक जनसभा में ये बता दिया था कि अमेरिका ने हमारे से ये आइलैंड मांगे हैं और हमने उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और इस वजह से उनकी सरकार जा सकती है। तो अभी तक आपने 3 पॉइंट देख लिए। पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट, श्रीलंका एब्सोल्युटली नॉट, बांग्लादेश एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद बारी आती है बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के बाद नेपाल की। नेपाल में भी सेम वही चीज़ें चली, जो हालांकि जो वहाँ की जनता है उनका गुस्सा जायज़ है। उनका गुस्सा है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री या राजनेता हैं वो सारे घूसखोर हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है और नई जनरेशन के लिए कोई प्रोग्रेस, कोई जॉब नहीं है। इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी व्हाट्सअप, फेसबुक, चैट जीपीटी वगैरह जितने भी ये ऐप हैं इन सब के ऊपर बैन लगाने से। लेकिन कुल मिला के वहाँ पर भी सत्ता केपी शर्मा ओली जी के हाथ से चली गई और उनको भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, पीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। कई मंत्री मारे गए, एक मंत्री की वाइफ भी आग में जलकर मर गई। अब 4 देश हो गए, पाकिस्तान, फिर साउथ में श्रीलंका, फिर ईस्ट में बांग्लादेश और नॉर्थ में नेपाल। तो दोस्तों, अब बारी आती है भारत की। आप मन में सोच रहे होंगे कि शायद अब अगला नंबर भारत का है। जी नहीं, सबसे पहला नंबर पाकिस्तान से भी पहले भारत का ही नंबर था। अब आप पूछेंगे कैसे? आपको याद है 2015-16 में जो शाहीन बाग हो रहा था दिल्ली में? शाहीन बाग क्या था? वो भी तो आग भड़काने की कोशिश थी, सत्ता से पीएम मोदी को गिराने की साजिश थी। फिर उसके बाद एक और आंदोलन शुरू हुआ बहुत लार्ज स्केल पर, वो था पंजाब के फार्मर्स का दिल्ली घेराव। ये 2 इंसिडेंट ऐसे थे जिनकी बदौलत जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो चाहती थी कि मोदी गवर्नमेंट सत्ता से हट जाए, और उनकी जो फेवरेट है, जो एक और हमारे देश के बहुत इंटेलिजेंट नेता हैं जो यात्रा तो निकालते हैं भारत जोड़ो, लेकिन उस यात्रा का मकसद होता है भारत तोड़ो। तो उन नेता को चाहती है कि वो पीएम बन जाए, और पीएम मोदी जो कि अपने भारत के स्वाभिमान के लिए और भारत की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भारत के विकास के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को, भारत के ब्रेव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाए। तो अमेरिका के ये 2 स्टेप्स, अमेरिका नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अमेरिका की डीप स्टेट्स के ये 2 स्टेप्स फेल हो चुके हैं। तो अब क्या अमेरिका दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा और हमेशा करता रहेगा। इसीलिए अभी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी जाते हैं बिहार की एक चुनाव सभा को संबोधित करने, और उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बोल चुके थे कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने सीज फायर करवाया, मैंने इस युद्ध को रुकवाया, 2 न्यूक्लियर वेपन रखने वाले देशों की लड़ाई मैंने रुकवाई। इसका जवाब भारतीय सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में और प्रेस संबोधन में कहा कि इस लड़ाई का जो युद्ध विराम या सीज फायर हुआ था वो पाकिस्तान के
DGMO के फ़ोन करने के बाद आपसी बातचीत में हुआ और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई फ़ोन कॉल पर मोदी जी से बात नहीं हुई। उसके बाद मोदी जी जाते हैं कनाडा G7 की समिट अटेंड करने के लिए। तब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फ़ोन करते हैं कि आप लौटते में अमेरिका होते हुए जाइएगा, और उस पर वो आधे घंटे की 35 मिनट की बातचीत होती है और उस 35 मिनट में वो फिर से ट्रंप को बता देते हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में कोई दौल अदा नहीं किया है, आपकी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, और ये जो युद्ध विराम हुआ था ये पाकिस्तान और भारत ने आपस में बात करके, पाकिस्तान के DGMO ने भारत को फ़ोन करके जब रिक्वेस्ट की युद्ध विराम की, उसके बाद ये युद्ध विराम हुआ है। सेकेंडली, मैं आपके पास होता हुआ नहीं जा सकता, मेरी कुछ कार्यक्रम में व्यस्तताएं हैं जिनके कारण मैं आपके पास नहीं आ सकता। यहीं से शुरू होते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की खराबी होना स्टार्ट। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है और यहाँ से वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार की एक आम सभा को संबोधित करने, और वहाँ पर वो इस बात का खुलासा करते हैं कि मैंने जो ये स्टेप लिए हैं भारत के लिए, जो मैंने अमेरिका को ना कहा है, इस ना के कारण मेरी सत्ता जा सकती है। डायरेक्टली उन्होंने ये तो नहीं कहा मेरी सत्ता जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर है और मेरे ऊपर कुछ ख़राब भी किया जा सकता है। ये सारी बातें शो करती हैं कि भारत की जनता को जागरूक रहना चाहिए अमेरिका से, अमेरिका की डीप स्टेट से। जैसे अभी नेपाल में जो दंगे हुए, उसमें डीप स्टेट ने या डीप स्टेट के थ्रू भारत के लोगों ने क्या फैलाना शुरू किया कि जो ये नेपाल में दंगे हो रहे हैं, ये एक कुछ हिंदुओं को नेपाल में मार दिया गया था, उसके विरोध में ये दंगे हो रहे हैं, जबकि इसमें हिंदुओं का तो कोई मतलब हिंदू वर्ड तो लेना देना ही नहीं है। नेपाल तो खुद एक हिंदू देश था, हिंदू राष्ट्र इकलौता, जिसे 2008 में ख़त्म कर दिया गया। खैर, तो मेरी अपने देशवासियों से अपील है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोगों की बातों में ना आए। जो ये वायरल होते हैं वीडियोस या फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप चैट्स, इन बातों में ना आए, ये फेक भी हो सकती हैं। अपनी अकल लगाएं, अपना दिमाग दौड़ाएं, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तभी भी शांति बनाए रखें और अपनी सरकार को सपोर्ट करें। जितना देश की सरकार मजबूत होगी, जितना देश की सरकार को सपोर्ट मिलेगा लोगों का, अपने लोगों का, उतना ही हम दूसरे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम 2 ऑपरेशन फेल कर चुके हैं डीप स्टेट के, और भविष्य में होने वाला हर ऑपरेशन हमारे को डिफेंड ही करना है, बल्कि नेस्तनाबूद करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे को हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।